सुना होगा, फर्स्ट से अर्थ तक। कि आपने सोचा था कि एसएससी जेई में टॉप करेंगे आप? प्रीलिम्स के लिए सर तो यहाँ से जो नोट्स प्रोवाइड किया गया था उसको पढ़े थे और उसके ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता ना कि आपकी शुरुआत कहाँ से? तो सर ज़रूरी है ईमानदारी, और ईमानदारी से मेहनत करना और कंटिन्यूटी रखना। आप लोगों ने कहावत सुना होगा, फर्स्ट से अर्थ तक। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आईआईटी में होते हैं, एनआईटी में होते हैं, और फिर जाके वो अपने क्षेत्र के किसी भी एग्ज़ामिनेशन में रैंक 1, रैंक 2 लाते हैं। लेकिन हमारे सामने एक स्टूडेंट है, हमारे आईफा के एक स्टूडेंट हैं, जिन्होंने इनका जो बीटेक हुआ है वो बीटेक बहुत ही छोटे कॉलेज से हुआ है, जिसका कि कंपैरिजन जनरली लोग आईआईटी और एनआईटी से नहीं करते हैं, बहुत छोटा आंकते हैं। लेकिन आज इन्होंने उस कॉलेज से एसएससी जेई में रैंक 2 हासिल किया है। तो इसीलिए मैं कहा हूँ फर्स्ट से लेके अर्थ तक, ये बहुत ही बड़ी बात है। हम अपने बैनर पे, आईफा के बैनर पे, आईफा के यूट्यूब चैनल पे कभी भी हमने वो सारी चीज़ें को कमिटमेंट नहीं किया कि हमारे यहाँ से ये रिज़ल्ट है, हमारे यहाँ से वो रिज़ल्ट है। कई बार ऐसे होते हैं कि कोई टॉपर होते हैं, वो टॉपर इस जगह से भी होते हैं, वही टॉपर इस जगह से भी होते हैं, ठीक है, और आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते भी हो। लेकिन हमारे यहाँ से इस बार ऐसा स्टूडेंट है, पहली बार ऐसा हुआ है कि रैंक 2 एसएससी जेई में हमारे पास आए हैं, और ये एक जेन्युइन रिजल्ट है जो मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। तो हम लोग मिलते हैं और जो इनका जर्नी है, कैसे ये एक दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज से और एसएससी जेई का जो रैंक 2 है, ये जो जर्नी है, ये जर्नी संयम से सुनते हैं। तो संयम, स्वागत है। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए कि एसएससी जेई का ये कभी आपने सोचा था कि एसएससी जेई में टॉप करेंगे आप? नहीं सर, सोचे थे, मतलब जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे वैसे लग रहा था कि एक न एक दिन सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। लेकिन रैंक 2 अनएक्सपेक्टेड था। रैंक 2 अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मेहनत और लगनशील की वजह से बहुत सारे देखते होंगे यूपीएससी में, बीपीएससी में गेट में रैंक 1 आता है, रैंक 2 आता है, तो कभी ऐसा लगता था कि मेरा भी चेहरा वहाँ पे होना चाहिए? सर अंदर से फील आता था, तो लगता था कि सब जैसे कई हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है कि वहाँ तक पहुँचे, उस तरीके से मतलब मेहनत कर रहे थे और उसी तरीक़ा से मेहनत करते करते आज वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अच्छा, मम्मी पापा को कैसा लग रहा है, सामने बताइए स्टूडेंट लोग को। मम्मी पापा, जैसे कि कोई भी पेरेंट्स हैं, अपने स्टूडेंट के सक्सेस से तो बहुत मोटिवेट होते हैं, उनको बहुत प्राउड फील होता है। वैसे सेम मेरे घर में भी वही, सभी फैमिली मेम्बर और मम्मी पापा सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप बहुत ही मतलब ऐसे कॉलेज में नहीं हैं जहाँ पे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रैंक 1, रैंक 2 आ जाए। लेकिन आप दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, जहाँ पे कैफेटेरिया नहीं हुआ करता है, ठीक है, अब कैफेटेरिया होने लग गया है। जहाँ पे बड़े बड़े क्रिकेट ग्राउंड नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब होने लग गया है। बहुत बड़ा बिल्डिंग नहीं था, लेकिन अब होने लग गया है। तो कहीं ना कहीं लोग, बच्चों का मोरल बहुत डाउन होता है कि कोई बड़े कॉलेज में, हम छोटे से कॉलेज में हैं, और वहाँ से यहाँ तक का जो जर्नी होता है, ये जर्नी इतना आसान भी नहीं होता है जितना कि आप लोग सोचते हो। पर्दे के पीछे सोचना और रियल लाइफ में देखना, उसको फील करना, ये बहुत ही डिफरेंट होता है। तो कहीं ना कहीं संयम ने वहाँ तक जो सफ़र है, ये संयम के साथ हुआ है, किया है, तभी जाके इतना बड़ा जर्नी आए। अच्छा, इन सभी के पीछे मतलब ये आप कैसे इस रिजल्ट को आप किसको डेडिकेट करना चाहोगे? डेडिकेट करना चाहेंगे सर टीचर को और फैमिली मेम्बर को, स्पेशली दीदी को। दीदी को क्या, दीदी का क्या रोल रहा है? मतलब सर पढ़ाई में सभी तरह का सपोर्ट हमेशा प्रोवाइड करती आ रही है। मुझे याद है कि आपने जब आईफा ज्वाइन किया था तो आप बहुत पहले ही ज्वाइन कर लिए थे, ठीक है, आप वीकेंड क्लास करते थे। आप लोगों में ये तो मैं पहले ही देखा था कि मतलब सेकेंड ईयर में ही आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, और आपके साथ एक आपके फ्रेंड भी थे, काफ़ी क्लोज फ्रेंडशिप थी आप लोगों में, और आप दोनों लोग सेकेंड ईयर से ही ज्वाइन कर लिए थे और लगे रहते थे। आप अपने सीनियर के साथ बैठ के क्लास करते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ऊपर वाले ज़रूर देख रहे हैं कि कौन कितना मेहनत कर रहा है, और मुझे लगता है कि उस मेहनत का नतीजा है कि आपके पास रैंक 2 है। अच्छा, जैसे ये जो रैंक 2 आया है, ये रैंक 2 का जर्नी कैसा रहा है? जर्नी बताओ इसके बारे में। पहले तो सर बीटेक
करते टाइम के दौरान वीकेंड में यहाँ क्लास लेते थे, तो क्लास में किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है सर बेसिक। बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप पूरे सब्जेक्ट पे कमांड नहीं कर सकते। तो यहाँ से मतलब क्वालिटी कंटेंट बेसिक का बहुत अच्छा प्रोवाइड कराया गया आईफा के द्वारा, और उसके बाद सर सेल्फ स्टडी बुक की हेल्प से सारे सब्जेक्ट को कमांड करते हुए। अच्छा, क्या लगता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, जो हम लोग कंटेंट दिए, ठीक है, उस कंटेंट को देने के बाद क्या लगता है कि एक सब्जेक्ट रेफरेंस बुक की ज़रूरत होती है? यस सर, मतलब कोचिंग द्वारा तो पूरा प्रोवाइड किया जा सकता है, पूरा प्रोवाइड कराया जाता है, और उसके बाद भी मतलब एक रेफरेंस बुक अगर आप साथ में रखते हैं तो उस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड हो जाता है। देखिए, मैं हमेशा ये बात बोला हूँ, मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, वो पढ़ाने के ड्यूरेशन में भी मैं बोलता हूँ कि एक रेफरेंस बुक तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। अगर वो रेफरेंस बुक नहीं है वैसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोई ऐसे एग्ज़ाम लिखते हो जहाँ पे जिस एग्जामिनेशन में मेंस होता है, जैसे एसएससी जेईई में मेंस होता है, बीपीएससी में मेंस होता है, यूपीएससी में मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो मेंस में जो आंसर राइटिंग लिखना होता है उस आंसर राइटिंग के लिए एक प्रॉपर लिटरेचर होना चाहिए। वो मैथमेटिकल लिटरेचर आपको हमेशा रेफरेंस बुक से ही मिलेगा। जो हम लोग पढ़ाते हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मेंस का एग्ज़ाम देते हो, ऐसे एग्ज़ाम जिसमें मेंस होता है, तो वहाँ पे रेफरेंस बुक होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो संयम, आप ज़रा ये बताओ कि जैसे मतलब प्रीलिम्स के लिए क्या किए स्पेशल और मेंस के लिए क्या किया स्पेशल? प्रीलिम्स के लिए सर तो यहाँ से जो नोट्स प्रोवाइड किया गया था उसको पढ़े थे, और उसके अलावा पीएस में जैसे मशीन में अशफाक हुसैन पीएस बुमराह का बुक, पावर सिस्टम में पीएस बुमराह का बुक रेफरेंस के तौर पे पढ़े थे, और नेटवर्क में ए.के. चक्रवर्ती ये सब का बुक लगाए थे। तो प्रीलिम्स इतना से तो हो जाता है, और प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस, हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि जस्ट मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि मतलब प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी? मेंस के लिए मैं ये बात हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि आप कितना भी स्टडी कर लो, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाते हो, ठीक है, तो वो फीलिंग नहीं आता है उस एग्ज़ाम के प्रति। उसके बाद क्या किया? प्रीवियस ईयर में सर किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ लिए तो उसके बाद उसका टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट लगाने से ही हमें पता चलता है कि उस सब्जेक्ट पे हम कितना कमांड किए, और उस सब्जेक्ट में कहाँ हमसे चूक हो रहा है उसका एनालाइज करते हैं। वो मुझे याद है कि मैं कई बार ऐसा टेस्ट लेता था, और सरप्राइज टेस्ट हम लोग लेते थे, और बच्चों को ज़बरदस्ती टेस्ट में हम लोग बैठाते थे, ठीक है। तो ये हो गया प्रीलिम्स और मेंस में, ठीक है। मैं आपसे बस मेंस के लिए भी सर मतलब उसमें चूँकि डिस्क्रिप्टिव रहता है तो उसका बुक से और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसको डेली मतलब 3-3 घंटा 4-4 घंटा लिखते प्रैक्टिस करना पड़ता है। अच्छा, क्या अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लिया जाए तो क्या प्रीलिम्स और मेंस निकल जाएगा? 80% केस में कह सकते हैं सर, प्रीवियस ईयर ही मिला जुला के रिपीट होते रहता है, लेकिन फिर भी कुछ बुक का हेल्प जरूरी होता है। बुक का हेल्प, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए बुक से मतलब कुछ न्यू क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या रैंक 1 और रैंक 2 आपके जैसा आ जाएगा सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से? प्रीवियस ईयर सर सपोर्ट जरूर करता है, लेकिन एक रेफरेंस बुक का होना भी बहुत रेफरेंस बुक का होना बहुत ज़रूरी होता है। मेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? मेंस के लिए भी सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस डिस्क्रिप्टिव रहता है तो उसमें आपको बुक का वो लैंग्वेज, वो आप बुक पढ़िएगा तभी वो लैंग्वेज कमांड हो पाएगा कि किस तरीके से हमको लिखना है। अच्छा, आपने गेट भी एग्ज़ाम दिया होगा? जी सर। गेट में आपका क्या स्कोर था, मार्क्स था? गेट में मेरा सर 53 मार्क्स था। 53 मार्क्स था आउट ऑफ 100। उस समय कैसा लगा था कि 53 है तो मैं आगे क्या कर सकता हूँ, कैसा लगा था? 53 मार्क्स तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा लग रहा था कि हाई स्कोरिंग मार्क्स था, और लगा था कि आगे भी मतलब मेहनत करेंगे तो और इम्प्रूव किया जा सकता है। देखिए, एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता ना कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब अपने लाइफ का फर्स्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपके मार्क्स कम आए
तो ऐसा बिल्कुल अपने माइंड से हटा लीजिए आप लोग कि आप लाइफ में अपने फ्यूचर में कुछ ऐसे एग्ज़ाम में टॉप रैंक से नहीं निकाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब स्टार्ट कर दोगे कि नहीं मुझे लगता है कि हाँ मैं अब रैंक 1 लेके मुझे आना है, रैंक 2 लेके मुझे लेके आना है, इस एग्ज़ाम मुझे टॉप करना है, तो आप टॉप कर सकते हो बशर्ते कि आप प्रॉपर डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। आई एम राइट? यस सर। ठीक है। तो जब गेट में 52 मार्क्स आया तो क्या लगता था उस समय कि हम और भी कोई एग्ज़ाम होगा, और क्या डिमोरलाइज हुए थे उस समय? नहीं सर, डिमोरलाइज नहीं, और मोटिवेशन मिला था कि और अच्छा कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं। तो मतलब ये सोचा था कि आपने जो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है SSC JEE, उसमें आप रैंक 2 निकल जाएगा? मतलब इतना उम्मीद था सर कि जिस तरीके से मेहनत कर रहे थे इस तरह उम्मीद था कि अच्छा जॉब लग जाएगा, और लेकिन इतना रैंक अनएक्सपेक्टेड था, फिर भी इतना मेहनत हुआ कि रैंक आ गया। अच्छा, आपकी जर्नी क्या यहीं तक रुक जाएगी पढ़ाई की, या फिर जर्नी कंटिन्यू रहेगा? कोई और भी आपका एम है? सर इसमें अगर जॉब हो जाता है, जॉब लगने के बाद सर हम सिविल सर्विस का तैयारी करेंगे। सिविल सर्विसेज, वो इच्छा कहाँ से जगी? सिविल सर्विस का सर मोटिवेशन मतलब है बचपन से सिविल सर्विस में जाने का, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सिविल सर्विसेज में जो आपको शायद पता होगा कि हमारे यहाँ पे चहल एकेडमी भी है। जी सर। और उस चहल एकेडमी में हमने रैंक 1 दिया है। ठीक है। तो मतलब कब से ये तैयारी करनी है आपको सिविल सर्विसेज की? जॉब के ड्यूरेशन में ही? हाँ सर, ड्यूरिंग जॉब। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक लोगों का सपना होता है कि हम सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दें और IAS IPS के जो फील्ड है उसमें हम लोग जाएं। संयम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके जूनियर्स के लिए है। ठीक है। तो जूनियर्स को क्या गाइडलाइन देना चाहते हो? जूनियर्स क्या करें जो वो डाइवर्ट ना हो, अपने जो उनका एम है वो क्वालिफाई कर ले? क्या उनको गाइडलाइन देना चाहते हो? पहले बात तो सर ज़रूरी है ईमानदारी, और ईमानदारी से मेहनत करना और कंटिन्यूटी रखना। आप लोग सुन रहे हो ना? ईमानदारी से मेहनत करना। ईमानदारी से मेहनत करना। आप लोग पढ़ते होंगे, आप बच्चे लोग पढ़ते हैं, और हम लोग टीचर हैं तो बोलते भी हैं तो शायद नहीं समझते होंगे। आप पढ़ते हो, आधा घंटा पढ़ते हो और आप मोबाइल चलाते हो, व्हाट्सएप के बिना आप जीवित नहीं रह सकते हो, ऐसा हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये ईमानदारी, ये बहुत दिल से निकला हुआ वर्ड है, ईमानदारी से आप पढ़ाई करो। उसके आगे उसके बाद सर कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी के साथ ही, ईमानदारी जितना इम्पोर्टेंट है उससे भी इम्पोर्टेंट है कंटिन्यूटी। मतलब किसी दिन आप 8 घंटा पढ़ लिए, फिर नेक्स्ट 2 दिन पढ़े ही नहीं। किसी दिन 10 घंटा पढ़ लिए, नेक्स्ट दिन 2 घंटा पढ़ लिए, ऐसा भी नहीं करना है। मतलब कंटिन्यूटी अगर आपको 5 आवर मिल रहा है, 6 आवर मिल रहा है, तो उसको अगर 5-6 आवर आप कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, तो 6 से 8 महीना 1 साल में अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट में कमांड हो जाएगा। देखिए ये जो कंटिन्यूटी है, मतलब क्लास में हम लोग बार बार ये वर्ड यूज करते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं है कि मतलब आप बहुत ही पढ़ाई में बहुत पुअर हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप कंटिन्यू वे में मेहनत करते हो तो ईमानदारी के साथ, तो सिलेक्शन श्योर है। उसके बाद पुअर और इंटेलिजेंट स्टूडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पुअर स्टूडेंट भी अगर कंटिन्यूटी मेहनत करते रहे तो उसका सिलेक्शन हो जाता है अच्छे रैंक के साथ। ये आप श्योर के साथ कह सकते हैं? के साथ कह सकते हैं। क्योंकि हमारी बात हो सकता है स्टूडेंट ना माने। नहीं सर, श्योर है। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी। सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उतना ही इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से ही हमको पता चलता है कि किस सब्जेक्ट में हम कितना लैग कर रहे हैं, कितना लीड कर रहे हैं। तो जिस टेस्ट सीरीज दिए उस किस सब्जेक्ट में कितना लैग किए, तो उसके अनुसार उस सब्जेक्ट पे और वर्क करने का जरूरत है। ये सब हमें टेस्ट। अच्छा, SSC JEE के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए? बेसिकली तो इसमें सर नेटवर्क ही है। अगर प्रीलिम्स के दृष्टि से देखिएगा तो नेटवर्क और मशीन और पावर सिस्टम, 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मेजरमेंट। और मेंस में बात कीजिएगा तो 300 मार्क्स में लगभग 120-150 के अराउंड नेटवर्क से ही आता है क्वेश्चन। तो नेटवर्क पे प्रैक्टिस और कमांड, उसका थ्योरेटिकल भी और उसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं जब भी नेटवर्क पढ़ाया करता था, ठीक है, तो मैं बहुत ही बेसिक्स पे ध्यान दिया करता था। तो क्या लगता है कि वो बहुत ज़रूरी होता है या फिर नहीं होता है? बहुत ज़रूरी होता है सर। नेटवर्क अगर आप किसी भी सब्जेक्ट हो, नेटवर्क नहीं किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपका बेसिक कमांड है, तभी आप धीरे धीरे उसमें उस सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो बेसिक बहुत जरूरी है। अच्छा, प्रीलिम्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि जो 50 मार्क्स जो आपके नॉन टेक के पार्ट होते हैं, ठीक है, हाँ, वो
तो मतलब क्या लगता है कि बच्चों लोग को लगता है कि ये तो हो ही जाएगा। 50 आपके रीजनिंग है और 50 जीके, तो लगता है कि ये हो ही जाएगा। मतलब क्या ऐसा है, क्या हो जाता है क्या? नहीं सर, मतलब डायरेक्ट तो नहीं हो पाएगा। मतलब रीजनिंग भी है 50 मार्क्स का, तो उसको आपको पर डे 1 से 1.5 आवर उसका प्रैक्टिस जरूरी है। वो प्रीवियस ईयर होता है या फिर कोई भी रेफरेंस बुक का नॉनटेक का रीजनिंग के लिए, या फिर टेस्ट सीरीज से रीजनिंग को लगाना। और जीके जीएस के लिए सर आजकल करेंट अफेयर का भी बहुत रोल है। और हम तो सर वो ये लुसेंट पढ़े थे जीके के लिए। लुसेंट तो क्या लुसेंट इनफ है प्रीलिम्स के जीके जीएस के लिए? हाँ सर, लुसेंट काफ़ी है। लुसेंट काफ़ी है। देखिए, तो मैं आपको बस इन शॉर्ट यही बोलना चाहता हूँ कि जो आपका 100 मार्क्स है 50 और 50, ठीक है, तो जो रीजनिंग है वो बच्चे निकाल भी लेते हैं, जो अंतिम के समय में मेहनत करते हैं तो निकाल भी लेते हैं। लेकिन जो 50 मार्क्स आपका जीके जीएस है, उस जीके जीएस को आप बिल्कुल ही लाइटली ना लें। हो सकता है कि आपका टेक्निकल काफ़ी अच्छा हो, आप रैंक 1 रैंक 2 वाले स्टूडेंट थे, लेकिन जीके जीएस की वजह से आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन तक नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आप हमारी बात ना माने, आप संयम की बात माने कि जीके जीएस और रीजनिंग आपको डे 1 से ही स्टार्ट करना होगा। जैसा कि ये बोल रहे हैं कि 1 घंटा 1.5 घंटा आपको डेली उस पर टाइम देना होगा। यस, ठीक है। तो संयम काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि आपका जो स्टूडेंट को गाइडलाइन है, अपने जूनियर्स को जो गाइडलाइन दी है, मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ को वो फॉलो करते हैं, मैं इन शॉर्ट मैं एक बार रिमाइंड करता हूँ, पहले तो ईमानदारी, दूसरा आपका कंटिन्यूटी, ये 2 चीज़ को आप फॉलो करो, बाकी आप हमारे पे छोड़ दो। डेफिनेटली यू विल गेट रैंक 1 रैंक 2 आफ्टर द संयम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।